बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर आया हूं जिसका नाम है आज का सवाल। और ये जो हमारी आज का सवाल सीरीज है, इसमें हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों के साथ अपनी चर्चा करते हैं यानी डिस्कशन करते हैं। और आपके लिए एक सवाल का टारगेट भी होता है और उस सवाल को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब बताते हैं। तो पिछली क्लास में जो टारगेट का सवाल था उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तब तक आज के जो सवाल हैं, आज के सवालों पर हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो इसके पहले जो आपका पहला वाला सेशन हुआ था, तो पहला सेशन जस्ट इंट्रोडक्शन था, यानी आपको ये रूबरू कराने के लिए कि भाई आज का सवाल की श्रृंखला शुरू हो गई है। और आज से हम लोग टॉपिक वाइज ये आज का सवाल शुरू करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण। आज हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इन सवालों को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो न सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती है बल्कि आपके अंदर पॉलिटी की एक समझ भी विकसित होती है। और इसके साथ साथ अगर आप थ्योरी क्लास करते हैं और पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी पढ़ते समय बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो छूट जाते हैं या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो सवालों के साथ अगर हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे अच्छे सवालों की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका फैक्ट तो तैयार होता ही होता है और फैक्ट के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ स्टेट पीएससी बल्कि अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ के प्रीलिम्स के लिए भी ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ कहीं भी पॉलिटी से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, और इसके साथ साथ संघ का भी जो एग्ज़ाम होता है जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ये सेशन पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो भैया देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लोगों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। मेरा जो अपना खुद का अनुभव रहा है या जो सीनियर्स का अनुभव रहा है या तैयारी करने वाले लोगों का जो अनुभव रहा है, मैंने भी ये देखा है कि इसमें क्विट बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सर रेगुलरिटी बनाए रखना होता है, कंटिन्यूटी बनाए रखना होता है। अपनी इस कमजोरी को त्याग दीजिए। अगर आप चाहते हैं समाज को सर्व करना, अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करें और एक हिस्सा बने सोसाइटी को सर्व करने के लिए, यानी डायरेक्टली पब्लिक के साथ कनेक्ट होकर पब्लिक की सेवा करने का अवसर अगर आप चाहते हैं और ऐसी सफलता अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्विट नहीं करना है। आपको तब तक चलना है जब तक सफलता हासिल ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखिए कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कि हम छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है, कॉन्टिन्यूटी और रेगुलरिटी बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको 15 घंटे पढ़ना है, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। 15 घंटे 20 घंटे ठीक है, आपको एक टारगेट के साथ पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि आप रोज़ का एक टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें ये आउटपुट निकालना है। ठीक है, जो भी पढ़िए उसका एक आउटपुट आपके लिए निकलना चाहिए। रोज़ का एक टारगेट फिक्स करके चलिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए सर। रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी का सबसे बड़ा महत्व होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग आज के सवाल की श्रृंखला को शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये पहला सवाल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 114 दिन तक डिबेट चली। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक नहीं हुई थी। वाह, है ना, क्या बढ़िया स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान से, जज्बाती नहीं होना है इस पे। तीसरा कह रहा है कि संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद एक संप्रभु यानी सॉवरेन बॉडी बन गई। ठीक है, अब इसमें नीचे दिए गए सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर भी एक बात, सवालों को सॉल्व करते समय हमेशा इस बात का याद रखा करिए कि यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए सही पूछ रहा है, ठीक है, या गलत पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, या ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस बात को जरूर देख लिया करिए क्योंकि ये सबसे पहला ट्रैप यहीं से बनना शुरू होता है ना। यहाँ ट्रैप बनाते हैं, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट में तो ट्रैप यानी जाल बनता ही है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए, देखिए कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो पहले स्टेटमेंट के साथ बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली। तो ये बात बिल्कुल सही है सर कि हमारे देश का संविधान जब बना तो देश का संविधान बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, है ना, यानी संविधान सभा ने। और संविधान सभा ने संविधान बनाते समय ठीक लगभग लगभग
60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, है ना। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 11 सेशंस आयोजित किए गए थे, और अगर लास्ट मीटिंग को अगर काउंट कर लेते हैं तो 12 सेशन हो जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ 114 दिनों तक क्या चली थी, बहस चली थी, और 3 रीडिंग्स यानी 3 वाचन हुए थे। ये सब फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है। अगर आप संविधान का निर्माण पढ़ते हैं तो ये सारे फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि संविधान के प्रारूप पर, यानी संविधान का जो ड्राफ्ट था जिस पर 114 दिन तक बहस चली, तो भैया ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक नहीं हुई थी। नहीं भैया, संविधान सभा की अंतिम बैठक नहीं हुई थी, ये तो बस आपको फंसाने के लिए है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। और 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। ये 3 बैठक, और अंतिम बैठक जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की, वो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 24 जनवरी 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो यहाँ जो पूछा संविधान सभा की अंतिम बैठक में क्या हुआ था, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक में भैया उसी दिन हमारा राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था, उसी दिन हमारा राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था, और उसी दिन हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति बाबूजी बने थे, यानी राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्लियर है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद एक संप्रभु निकाय बनी। संप्रभु निकाय यानी सॉवरेन बॉडी बनी। देखो, जब तक हमारे भारत देश को आज़ादी नहीं मिली थी तब तक जो भी सिलसिला चल रहा था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में चल रहा था, एक तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन हम आज़ाद हो गए, यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, तब संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय ले सकती थी, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बैठक कर सकती थी। संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब यही होता है ना कि जब स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, संप्रभु, है ना। जैसे संप्रभु देश, संप्रभु देश का मतलब है ऐसा कंट्री जो अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय फ्रीली ले सकता है, ऐसी कंट्री को हम सॉवरेन कंट्री कहते हैं, यानी संप्रभु कंट्री कहते हैं। तो वैसे संविधान सभा जब स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मीटिंग कर सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय ले सकती है, तो जाहिर सी बात है सर, ये कॉमन सेंस की बात है कि आज़ादी के बाद संविधान सभा एक संप्रभु बॉडी यानी एक सॉवरेन बॉडी बन गई। तो ये भी स्टेटमेंट आपके लिए क्या होगा, राइट स्टेटमेंट होगा, यानी सही स्टेटमेंट होगा। तो पहला और तीसरा, यानी इसमें पहला वाला क्या हो, सेकंड अगर गलत है तो एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाइए, अगर सेकंड गलत है तो ऑल ऑफ एबव भी गलत हो जाएगा, सेकंड अगर गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको इसमें और इसमें किसी एक में क्या करना था, चूज करना था। ये मेथड होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें और इसमें आपको चूज करना है, तो इसमें ओनली वन तो होगा ही, इसके साथ साथ थर्ड वाला भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समझिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है। सबसे पहला कि संविधान में नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद जैसे प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही एग्जीक्यूट हो गए, यानी सिटीजनशिप, इलेक्शन और इंटरिम पार्लियामेंट जैसे प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को मूर्खों की सभा कहा। अरे वाह, गजब का लिखा हुआ है ये तो। इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो सबसे पहले इधर हमको ध्यान देना है कि इन दोनों में हमको सही स्टेटमेंट नहीं बताना है आंसर के रूप में। आंसर के रूप में हमको कौन सा स्टेटमेंट बताना है, आंसर के रूप में हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, इस बात का ध्यान रखना है पहली चीज़ तो। दूसरा इधर आते हैं संविधान सभा। तो देखो एक बात समझिएगा मेरे भाइयों कि 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण डेट है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। इसी दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, है ना। इसी दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अधिनियमित करते हैं। देखो समझना जरा सा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इस 26 नवंबर को पूरी तरीके से संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से क्या हुआ, लागू हुआ। लेकिन कुछ बातें, है ना, कुछ बातें 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गई थी, लागू हो गई थी। 15 अनुच्छेद, संख्या में 15 भैया, आर्टिकल 15 नहीं, उसी दिन लागू हो गए थे, यानी 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। और जिसमें से यहाँ जो लिखा हुआ है सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन, यस, सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन, इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन और इंटरिम पार्लियामेंट। इंटरिम पार्लियामेंट क्या होती है,
जब तक जो है परमानेंट यानी अस्थाई संसद का गठन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए जो पार्लियामेंट कानून बनाने का जो काम करेगी उसको हम इंटरिम पार्लियामेंट कहेंगे। ठीक है। और हमारे भारत देश में संविधान सभा ही, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, संविधान सभा क्यों बनी थी? संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी। तो ये संविधान सभा दो कार्य करती थी। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने का काम करती थी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती थी, और दूसरा ये काम एज ए इंटरिम पार्लियामेंट करती थी, यानी ये कानून बनाने का भी काम करती थी, है ना भैया। और याद रखिएगा, जब ये संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती थी, तब संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? बाबूजी यानी राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम पार्लियामेंट के तौर पे वर्क करती थी, यानी अंतरिम संसद के तौर पे कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मालवंकर। और बड़ी रोचक बात है कि संविधान सभा के अध्यक्ष बाबूजी यानी राजेंद्र प्रसाद आगे चल के पहले राष्ट्रपति बने, और गणेश वासुदेव मालवंकर पहली लोकसभा के पहले लोकसभा स्पीकर बने। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है भैया, कि ये प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए। देखिए 26 नवंबर के दिन के महत्व को क्या करने के लिए, याद रखने के लिए, हम इस दिन क्या मना, प्रत्येक 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, है ना। प्रत्येक 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं इसी वजह से, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। कुछ बातें हमने इसी दिन लागू की थी, तो ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। दूसरा, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को मूर्खों की सभा कहा था, ये बिल्कुल गलत है सर। लॉर्ड विस्काउंट ने मूर्खों की सभा नहीं कहा था, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा था। अब हिंदुओं की सभा इसलिए कहा था क्योंकि संविधान सभा में हिंदू की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है। अब संविधान सभा में हिंदू की संख्या ज़्यादा थी, इसका मतलब मेरे भाइयों, इस आधार पे पूरी तरीके से इसकी आलोचना नहीं की जा सकती। अब जाहिर सी बात है, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और संविधान सभा में जो मेंबर कितने आएंगे इस बात का निर्धारण पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया था। और उस समय देश में भी हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इस वजह से हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ ज़्यादा हुई। तो हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ ज़्यादा हुई, इसलिए लॉर्ड विस्काउंट ने जो है क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए उसे हिंदुओं की सभा कहा। हालांकि ये क्रिटिसिज्म इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे फिट नहीं बैठता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, रिप्रेजेंटेशन के लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया था, है ना। और जैसे जनसंख्या थी, अरे प्रत्येक 10 लाख पे एक आदमी जाना था संविधान सभा में, और हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है। तो चलिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन चुनिए, ये आपका पूछ रहा है। तो गलत कथन कौन सा है भैया? ओनली 2, यानी सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल है आपका, ये कह रहा है कि संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सदस्य, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो है आता भी है, इसके एक आध दो स्टेटमेंट तो आ भी चुके हैं। जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, यानी संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा थी, उसके सदस्य, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल निर्वाचित थे। केवल निर्वाचित का मतलब होता है मेरे भाइयों कि ओनली इलेक्टेड थे, यानी सिर्फ चुने गए थे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ओनली क्या थे? मनोनीत थे, यानी केवल नॉमिनेटेड थे। इधर लिखा हुआ अंग्रेजी में देख लीजिएगा। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों थे, यानी इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड थे। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, यानी वयस्कों के द्वारा एक मतदान हुआ था और उसमें उसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे। पांचवा कह रहा है कि चुने गए सदस्य इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे, यानी डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था, बल्कि जिनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो इलेक्शन होते हैं ना, दो प्रकार के। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जब आप डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं, डायरेक्ट जब जनता वोट करती है तो उसको हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब वोट करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव का एग्जाम्पल होता है ना। तो यहाँ समझिए जरा सा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा की अगर हम बात करें, तो चलिए शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो जनसंख्या के हिसाब से ये तय हुआ कि 389 पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इस 389 पीपल का निर्धारण किस आधार पे हुआ? पॉपुलेशन के आधार पे हुआ, जनसंख्या के आधार पे हुआ, कि प्रत्येक 10 लाख पे एक आदमी जाएगा और संविधान बनाएगा। लेकिन उस समय हमारा भारत कैसा था सर? तो उस समय हमारा भारत ऐसे बटा हुआ था, एक देसी भारत था जहां देसी रियासतें हुआ करती थी, यानी प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ठीक है। देसी रियासतें। और एक भारत था जो ब्रिटिश प्रांत जिसको हम कहते थे, या अंग्रेजी भारत, ब्रिटिश प्रांत कहा कहते थे हम इसे। ठीक है। ब्रिटिश प्रांत। ठीक है। अब यहाँ आपको क्या समझना है? यहाँ आपको ये समझना है कि भैया ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और आपके जो ये प्रिंसली स्टेट थे, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में तो सरकारें चलती थी, यहाँ तो गवर्नमेंट चलती थी, एक तरीके से गवर्नर हुआ करते थे, ये गवर्नर के प्रांत कहे जाते थे। ठीक। प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासतें, यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, ये भी अंग्रेजों के ऊपर निर्भर राज्य ही थे। ठीक है।
तो दोनों जगह से संविधान सभा में लोग आने थे। तो ये तय हुआ कि 296 पीपल कैसे होंगे, 296 लोग जो आएंगे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। इस 296 में 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, है ना, यानी अंग्रेजी प्रांत से आएंगे, और 4 लोग आएंगे चीफ कमिश्नरी एरिया से, यानी मुख्य आयुक्त के प्रांत से। जैसे आज यूनियन टेरिटरी हुआ करता है, वैसे उस समय चीफ कमिश्नरी एरिया थे, दिल्ली, मोरवाड़ा वगैरह, तो वहां से आएंगे 4। ठीक, तो ये 296 का इलेक्शन होगा, ये चुनकर आएंगे, यानी ये इलेक्टेड लोग होंगे। ठीक है, ऐसा तय हुआ। और इलेक्शन कैसे होगा इसका, इसका इलेक्शन से डायरेक्ट इलेक्शन। देखो, वयस्क मताधिकार क्या होता है, जब वयस्क लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव में देखते हो ना, 18 साल के ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति को भारत देश में वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक वयस्क को जब वोट देने का अधिकार होता है तो उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। और वयस्क मताधिकार से वोट हमारे भारत देश में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में होता है। अभी आप लोगों ने पंचायत ग्राम प्रधान के चुनाव में देखा होगा, है ना। तो 18 साल के ऊपर, लेकिन वहां पर संविधान सभा के लिए ये उस समय संभव नहीं था, है ना। तो इसके लिए जो इलेक्शन कराया गया था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सेम वैसे ही चुनाव हुआ था। ठीक है, प्रेसिडेंट का जैसे चुनाव होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से 296 लोग जाने थे, 296 पीपल इनडायरेक्ट इलेक्शन से जाने थे, और बाकी बाकी 93, ये 93 सर नॉमिनेट होने थे। नॉमिनेट होने का मतलब है कि ये होने थे मनोनीत, यानी प्रिंसली स्टेट से ये आएंगे और राजा महाराजा नॉमिनेट करेंगे, यानी जो राजा होंगे वो एक आदमी को भेजेंगे कि भैया आप हमको रिप्रेजेंट करने के लिए संविधान सभा में जाइए। तो ध्यान से समझिएगा कि यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग आए थे वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी इलेक्टेड भी थे, आंशिक रूप से निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। ठीक है, यानी मनोनीत भी थे, निर्वाचित भी थे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थे। चौथा कह रहा है कि वयस्क मताधिकार नहीं, ऐसा तो नहीं था सबसे वोट कराया गया था, है ना, सारे वयस्कों से नहीं, केवल निर्वाचित, ये भी गलत हो जाएगा, केवल मनोनीत, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा इनडायरेक्ट। यस सर, डायरेक्ट इलेक्शन अगर लिखा होता तो गलत हो जाता, क्या लिखा है, इनडायरेक्ट, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें सही होगा ओनली 3 and 5, राइट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर। चल, सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन की सिफारिशों पे हुआ। अरे वाह। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए प्रांतों की सीट 3 प्रमुख कम्युनिटी, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख में क्या थी, डिवाइडेड थी। थर्ड कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीटों को पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, नहीं बांटा गया था, राइट। अब इसमें आपको बताना है, क्या बताना है भैया, गलत बताना है, सही बताना है। पिछला वाला भी देख लेते हैं, पिछले वाले में क्या बताना था। पिछले वाले में सही बताना था, है ना, इसमें सही बताना था पिछले वाले में। इससे पहले वाला जो हमने किया था इसमें गलत बताना था, आप लोगों ने देखा ही था। इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, सही बताना था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है इसमें, तो आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें गलत बताना है तो इस बात का ध्यान हमें पहले से रखना होगा। तो कह रहा है संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन की सिफारिशों पर हुआ। अब संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन की सिफारिशों पर हुआ। सर, इस बात पर पहले इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इंटरप्रेटेट करते हैं। हमारे भारत देश में क्रिप्स मिशन आया जरूर था, क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा बनाने का सुझाव जरूर दिया था। पहला मिशन था जिसने कहा था कि भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और जिसका नाम होगा, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, है ना। ऐसा भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहला कौन सा मिशन था जिसमें संविधान सभा का सुझाव दिया था, तो वो क्रिप्स मिशन था। खैर, क्रिप्स मिशन की जो सिफारिश थी उसको ना तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, ना तो क्रिप्स मिशन की सिफारिश को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, है ना। तो क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा रे। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो हमारे भारत देश में संविधान सभा के बारे में ये कहा जाता है कि संविधान सभा ने हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी हर वर्ग का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ सिख, ठीक है, हर वर्गों का। तो जो सिख और मुसलमान को छोड़कर बाकी जो जातियां थी सबको किस में डाला गया, ठीक है, सबको डाला गया सामान्य में। ठीक है, सबको सामान्य वर्ग में डाला गया। ठीक, तो यहां पर लिखा हुआ है कि 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, हिंदू और सिख में बटी थी। हिंदू नहीं, यहां पर आप ऐसे समझिएगा सामान्य। ठीक है, यहां पर आप समझिए सामान्य। ठीक है, ये इसको काट देता हूं मैं, चलो, ठीक, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, सामान्य समझ लीजिए इसको आप। ठीक है, इसको आप समझिए सामान्य। ठीक,
तो अब अगर ऐसे ऐसे अगर सवाल पूछा जाए कि ये तीन प्रमुख समुदाय यानी मुसलमान, सिख और सामान्य में क्या था, बटा था, सामान्य में वो सभी आ जाएंगे, मुसलमान और सिख को छोड़ के सब इसमें आएंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। अब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, ऐसे आप समझिएगा कि तीन प्रमुख समुदायों में क्या थी, ये बटी थी, ठीक। हाँ, उसका यही मतलब समझिएगा। तीसरा कह रहा है कि संविधान सभा की सीटों को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है सर कि संविधान सभा की सीटों को कैसे बांटा गया था, जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या किया गया था, बांटा गया था, ठीक है। अब कैसे बांटा गया था जनसंख्या के आधार पर, 10 लाख पे एक आदमी संविधान सभा में जाएगा, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे भारत देश में संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन की सिफारिशों पे नहीं हुआ, बल्कि हमारे भारत देश में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ, है ना। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और उसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर 1946 में ही हमारे भारत देश में संविधान सभा का गठन हुआ, जो हमारे भारत देश का जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और अगर प्रांतों की सीट की बात करें तो प्रांतों की सीट तीन प्रमुख समुदाय मुसलमान, सामान्य और सिख, यानी हिंदू और सिख में क्या हुई थी, बटी थी। ये भी सही है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया था, ये भी सही है, ये सही है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है गलत बताओ, तो गलत में इसमें कौन सा हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, चलिए आगे आते हैं। हाँ, उस पर बार बार क्लिक करते रहते हैं, क्लिक ही नहीं होता, होता है ऐसा। ऐसा नहीं, मास्टर के साथ धोखा, ये लोग, ये कंप्यूटर वगैरह भी मास्टर के साथ धोखा करते हैं, 5 बार क्लिक करने के बाद आगे बढ़ता है, ठीक है। अब क्या करें, होता है भाई, दर्द है, ये जीवन का दर्द है, साफ धोखा करते हैं मास्टर के साथ, कंप्यूटर भी। खैर, आप लोग जो है अपने धोखे वाली पुरानी घटनाओं को मत याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमको समझ में आ रहा है कि हाँ हो सकता है, कुछ दर्द ज़रूर है हेलो हाय का, लेकिन बिल्कुल मत याद करिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही दर्द होते हैं, हाँ, कि अब थोड़ा सा किसी ने याद दिला रहे, बहुत याद आने लगी है, ठीक है, एक्स की याद बहुत आती है आजकल। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले ऑफिशियली, यानी इसके कहने का मतलब समझिएगा कि औपचारिक रूप से, जो मैं कह रहा हूँ वही सवाल है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के गठन के विचार सबसे पहले औपचारिक रूप से एम एन राय के द्वारा 1934 में रखा गया, ठीक है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे देखिए ऊपर ही ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन में लिखा रहता है ये, संविधान सभा भारत के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। अरे वाह। थर्ड क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान नहीं थी। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत बड़ा बढ़िया सवाल है सर। पहला कह रहा है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम एन राय ने 1934 में रखा। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा भारत के अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करती थी। तीसरा कह रहा है कि सदस्यों की विचारधारा एक समान नहीं थी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पर जाते हैं। पहला क्या कह रहा है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम एन राय के द्वारा 1934 में रखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। 1934 में सबसे पहले जो है एम एन रॉय के द्वारा ये कहा गया, संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा के गठन की मांग औपचारिक रूप से करने वाले कम्युनिस्ट लीडर थे, जिनका नाम था एम एन रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, बड़े फेमस। दूसरा, हमारे भारत देश में जब संविधान सभा बनी तो ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग का को रिप्रेजेंट करती थी, सिर्फ हिंदू सिर्फ मुस्लिम नहीं, भारत देश में रहने वाले हर वर्ग को रिप्रेजेंट किया गया था। महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन था, हिंदू मुस्लिम सिख सभी का रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि संविधान सभा में सिर्फ एक ही वर्ग का रिप्रेजेंटेशन था। जैसे जैसे जिसकी जनसंख्या थी उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में मिला था, ठीक है। चलिए आगे कह रहे संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान नहीं थी। तो इसमें कह रहे संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान नहीं थी, ध्यान से समझना। अब एक समान नहीं थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि भैया संविधान सभा में अलग अलग पार्टियां थी ना, है ना। संविधान सभा में कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी। कांग्रेस ने कितनी कितनी सीट जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, है ना। 73 सीट जीती थी किसने? ये इधर लिख देते हैं, 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 73 यानी 73 सीट किसने जीती थी? ये मुस्लिम लीग ने जीती थी। बाकी 15 सीट अन्य अलग अलग जो है पार्टियों ने जीती थी। तो मतलब अलग अलग विचारधारा थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबकी एक समान विचारधारा थी। मुस्लिम लीग ने पहले नहीं पहले कहा था हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बाद में आई थी वगैरह वगैरह, ये सारी कहानी आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान नहीं थी, तो ये सही है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आज भी भारत देश में क्या, अगर लोकसभा में जितने लोग बैठे हैं, जितने मेंबर बैठे हैं, सबकी क्या समान विचारधारा है? नहीं ना, अलग अलग पार्टी से आए हैं। अब अलग अलग पार्टी से आए हैं तो इसका मतलब विचारधारा अलग अलग होगी, है ना, आइडियोलॉजी अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे आज हमारे भारत देश में लोकसभा में अलग अलग वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे संविधान सभा में भी था, और संविधान सभा में होना भी चाहिए था ना। संविधान सभा क्या कर रही थी? संविधान सभा कुरकुरे थोड़ी ना खा रही थी बैठ के वहाँ पे। संविधान सभा का काम था हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना।
और संविधान सभा में जो लोग गए थे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे सर, हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम में सिर्फ मैं अकेला गरीब मास्टर थोड़ी ना आता हूँ, हम में तो हर वर्ग आता है ना, सब आते हैं ना, पूरा भारत आता है ना। भारत देश में अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग हैं ना भैया। ठीक है, चलो तो चलिए आगे। हाँ, नीचे टेलीग्राम के मैसेज फ्लैश कर रहे हैं, वो लैपटॉप पे खुला हुआ है, आ जाता है, उस पर जज्बाती नहीं होना है आपको, बस इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, नहीं उधर देखने लगो। ठीक, चलो। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, तीनों स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे, यानी सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। 1 2 3, ओके। चलिए, तीनों सही है इसमें, क्योंकि इसमें कौन सा पूछा है, सही पूछा है। आगे आते हैं हम लोग अगले पर। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के मूल्यों का सृजन जनता की आधारभूत आवश्यकताओं, वाह, द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर क्रिएटेड बाय द अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। यस सर, अब बताइएगा कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले स्टेटमेंट पर चर्चा करते हैं। तो भैया संविधान जनता की आकांक्षाओं का ही तो पिटारा है ना। संविधान बनाया गया, अरे आपके जो फंडामेंटल नीड्स हैं, जनता की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए ही तो संविधान का निर्माण हुआ। अगर किसी संविधान को बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब अंग्रेज हमारे भारत देश में शासन करते थे तो उनका उद्देश्य रहता था पुलिस स्टेट का निर्माण करना। पुलिस स्टेट का मतलब होता है जहां पर मात्र कानून व्यवस्था बनी रहे, बाकी जनता चाहे मरे चाहे जिए, जनता के कल्याण से उनको मतलब नहीं है। लेकिन आज उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का, आज उद्देश्य होता है टू मेक द वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना। वेलफेयर स्टेट आज का क्या है, उद्देश्य है। तो भैया वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहां जहां हर वर्ग का उत्थान सुनिश्चित किया जाए, जहां हर वर्ग का विकास सुनिश्चित किया जाए, यानी हर वर्ग का, हर सेक्शन का डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए, है ना। ऐसे को हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया, है ना। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है देश के लिए, यस सर, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है ना। कोई दूसरा कानून कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और हमारे भारत देश, देखो, गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स हैं, है ना। गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स होते हैं। एक का नाम है लेजिस्लेचर, विधायिका जो कानून बनाती है। एक का नाम है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो कानून लागू कराती है। और एक का नाम है जुडिशियरी, है ना, जो संविधान की व्याख्या करती है और इक्वल जस्टिस, समान न्याय प्रदान करती है। तो ये तीनों आर्गन्स, ये सब कैसे रन करेंगे, इसको कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो यानी शासन के लिए पूरा का पूरा सिस्टम, है ना, ये कौन देता है, ये संविधान देता है। यानी शासन के लिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, कोई उसे वायलेट नहीं कर सकता है। क्लियर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है, राइट। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है सर कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज भैया अपना तिरंगा, है ना, जिसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। दूसरा कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अरे वाह, बड़ा बढ़िया। 26 जनवरी को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और पूछ रहा है कि गलत उत्तर चुनिए। इस बात का ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है गलत उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चलिए भैया गलत उत्तर चुन लेते हैं। पहला, तो ये डेट बिल्कुल सही है सर कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, यानी जो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, इसको अपनाया गया, जिसको आप तिरंगे के नाम से जानते हैं, तिरंगा, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। दूसरा 24, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, ये लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कब हुई थी, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी। और इस लास्ट मीटिंग में 3 काम आपको याद रखने होते हैं। सबसे पहला काम, इसी दिन भारत देश के पहले प्रेसिडेंट बाबूजी बने, यानी राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान, ठीक है, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। और नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इन दोनों को इसी दिन एक्सेप्ट किया गया। तो ये जो लिखा हुआ है कि ये तो बिल्कुल सही है कि 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है। और एक बात ध्यान दो सर, संविधान सभा की अंतिम बैठक में ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया, है ना। तो ये जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 26 लिखा हुआ है ना भैया। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है, तो ओनली 3 इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये हमेशा याद रखा करिए कि राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 और ध्वज को कब, हाँ, नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। देखो फिर भी नहीं क्लिक हो रहा है, अभी जोर देके क्लिक करते हैं। ठीक, अब हो गया। आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अच्छा, हमको नहीं पता था। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रमुख कमेटियां, प्रमुख समितियां संविधान बना, अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंपॉर्टेंट कमेटीज का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत योगदान रहा। तीसरा कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, और सही उत्तर आपको बताना है। चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम एक पूरी की पूरी संरचना देखें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष शुरुआत में सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे 9 दिसंबर को, और उसके बाद अब भाई जाहिर सी बात है कि संविधान सभा बनी तो जब तक सदस्यों को शपथ नहीं दिलाओगे तब तक सदस्य सदस्य नहीं कहे जाते, है ना। आज भी जब लोकसभा का गठन होता है तो पहले उनको शपथ दिलाने के प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, क्योंकि जब प्रोटेम स्पीकर सारे मेंबर को शपथ दिला देता है तब वो मेंबर माने जाते हैं, तब वो मेंबर अपना एक स्पीकर चुनते हैं। तो वैसे उस समय भी एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, हाँ एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद उन्होंने सबको शपथ दिलाई। अब उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या किए, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने। कब बने राजेंद्र प्रसाद? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, संवैधानिक सलाहकार वीएन राव थे, है ना, सचिव एचवी अयंगर थे, और उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है सर, है ना, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कह रहा है कि प्रमुख समितियों का, हाँ जाहिर सी बात है सर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे भारत देश में अलग अलग समितियां बनी, अलग अलग जो है अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने के लिए, है ना, और संविधान के पहले ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण हुआ, और अलग अलग समितियों ने अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया, और बाद में एक कमेटी बनी, है ना, जिसका नाम हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि इस चर्चा को आगे बढ़ाना, संविधान का जो पहला ड्राफ्ट है जो बीएन राव ने प्रस्तुत किया है उस ड्राफ्ट पर एक डिटेल्ड क्या करना, एक डिटेल्ड डिस्कशन करना, ठीक, और संविधान का अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत करना, यानी फाइनल ड्राफ्ट बनाना कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर चर्चा होगी, जिस पर बाद में चर्चा होगी। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, और जो लास्ट ड्राफ्ट निकला कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी प्रारूप समिति ने तैयार किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियां बनी। तो हम संविधान सभा ने अलग अलग कमेटीज के माध्यम से कार्य किया, बड़ा योगदान रहा कमेटीज का, है ना, जैसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष बाबा साहब थे, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी जिसके अध्यक्ष नेहरू थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, है ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष पटेल साहब थे। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष बाबू जी थे, यानी राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ना भैया, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे बाबा साहब को लेके, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है का गठन बाद में 1947 में हुआ, और जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया, जिस पर चर्चा हुई आगे चल के। ठीक है, चलिए, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ नेहरू दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें सही होगा आपका, और इसमें ई वाला आपका सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, क्योंकि सही उत्तर ही उसमें पूछ रहा था। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है भैया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। कह रहा है संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 बची। अब ध्यान से समझिएगा कि हाँ बिल्कुल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी संविधान सभा में था, और संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी। अब शुरुआत में संविधान सभा की जो कुल संख्या निर्धारित की गई थी जनसंख्या के आधार पर, वो 389 थी, ये विभाजन से पहले। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब ये संख्या जो हुई, ये संख्या घटकर आ गई कितनी? 299 आ गई। तो ये बात बिल्कुल सही है। और बाद में जब संविधान बनेगा तो उस पर सिग्नेचर कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने उसमें क्या किया था? सिग्नेचर किया था। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी, तो ये बात बिल्कुल सही है सर, कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी। और विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299, हाँ, तो 389 से ये घट कर कितनी आ गई? 299 आ गई। तो ये भी आपका क्या है? राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही हैं। और इसमें पूछ रहा था सही, तो इसमें कौन सा सही होगा? बोथ 1 और 2 दोनों इसमें क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 जनवरी 1946 को और दूसरी बैठक 11 जनवरी 1946 को हुई। अच्छा, और संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा की बात, तो हमारे भारत देश में 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। किस लिए हुआ? संविधान बनाने के लिए हुआ। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन क्या हुआ? इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने बाबूजी यानी राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है। और तीसरी बैठक जो संविधान सभा की हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 है भैया, ध्यान देना, कुछ गलत मुंह से निकल गया हो तो 1946। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई और इसी दिन पंडित नेहरू एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं जिसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जिसमें क्या था? जिसमें हमारा सपना था, यानी हम संविधान को किस तरह से बनाना चाहते हैं, हम भारत देश को कैसी पॉलिटी देना चाहते हैं, है ना, हम स्टेट को किस नेचर में ढालना चाहते हैं, हमारा संविधान बनाने का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें उसमें रेजोल्यूशन में थी, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव था उसका नाम, जिसको प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वही उद्देश्य प्रस्ताव जब आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगा तो वही आज हम जिसको हम प्रियम्बल के रूप में पढ़ते हैं, यानी आप लोग इसे उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव आया। और इतनी बैठक आप लोगों ने जान ली, तो अंतिम बैठक भी जान लीजिए। अंतिम बैठक आप जानते ही हैं कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। और बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जोड़ोगे तो ये 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय कुल लगा था। ठीक है। लेकिन इस दिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। पूरी तरीके से लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू होगा। 26 जनवरी जिस पे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर जिस पे हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, पहली बैठक दूसरी बैठक। ठीक है भैया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। लेकिन पूछा क्या है? असत्य पूछा है। गलत तो दोनों तो सही है, तो गलत कौन होगा? ये न तो एक न तो गलत, दोनों भी नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपकी ये सवालों की श्रृंखला जो है ये खत्म हुई। आज के मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आपके 10 सवाल थे, है ना। आशा करते हैं कि आप इस सवालों को एंजॉय किए होंगे और आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। साथ साथ लक्ष्मीकांत पढ़िए, जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे आप मेरा पूरा थ्योरी कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का देखना चाहते हैं, संविधान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरी कोर्स देखना चाहते हैं, या पीसीएस, यूपीपीएससी या यूपीट्रिपलएससी से संबंधित कोई बैच करना चाहते हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस का क्या मतलब है सर? अभी जैसे आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, वैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर ऊपर गोल सेलेक्ट करने के लिए आता है। अगर आप गोल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें यूपीपीएससी, है ना, यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपलएससी सेक्शन सेलेक्ट करिए। यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपलएससी जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आप प्लस क्लासेस देख सकते हैं और प्लस के साथ फ्री क्लासेस देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप फ्री क्लासेस देखिए। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री क्लासेस देखते हैं तो याद रखिए सर, फ्री क्लासेस में ऐसे ही रोजाना, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास है, वैसे ही रोजाना 4 बजे 4 PM रोजाना मेरी लाइव क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे। ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे रोजाना 4 बजे जो है क्या कहते हैं लाइव क्लास होती है। मैं कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप जो है क्या कहते हैं विजिट कर लीजिएगा, आपको वहां से भी इस क्लास का लिंक मिल जाएगा। इस लाइव क्लास में आप आएंगे तो लाइव हम लोग पोल के माध्यम से ऐसे ही सवालों की श्रृंखला को करते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई फ्री क्लास की, ये क्लास फ्री होती है 4 PM वाली। ठीक है। और इसके साथ साथ सर, अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो अनअकैडमी प्लस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो अभी एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर 12 महीने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो 2 महीने आपको फ्री मिल रहा है। अभी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है। ठीक है। 2 महीने आपको फ्री मिल रहा है। और अनअकैडमी प्लस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप स्ट्रक्चर्ड रूप से कोई बैच या कोर्स कर सकते हैं। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ प्लस पर, पॉलिटी एजुकेटर हूँ अनअकैडमी प्लस पर यूपीपीएससी कैटेगरी में। ठीक है। तो आप मेरे से पॉलिटी पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पॉलिटी का थ्योरी कोर्स आप कर सकते हैं मुझसे। और साथ साथ आजकल तो अगर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और टेस्ट देंगे तो एवरी संडे 11 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। अगर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप जो है क्या कहते हैं रैंक 1 लाते हैं तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ सर, अगर आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो ये सारे फायदे हैं कि आप कभी भी किसी भी जगह बैठ के क्लास कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, टॉप एजुकेटर इंडिया के पढ़ाते हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यानी पूरी पॉलिटी का कंप्लीट सारे टॉपिक का आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। और अनलिमिटेड एक्सेस, ये दोनों बहुत बेहतरीन है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि एक वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार देख सकते हैं। ठीक है। और ये सारी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको फ्री, इतनी सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री हो जाती है अगर आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो। और इसके साथ साथ बैचेस,
जो लगातार बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं उन बैचेज में आप इनरोल कर सकते हैं। जैसे एक बैच ये देखिए आपके सामने चल रहा है ना, ये बैच है ना, ये बैच है। तो सारे जितने भी बैचेज हर हफ्ते कोई ना कोई बैच आता रहता है, क्रैश कोर्स आता रहता है, आर ओ का, पीसीएस का, फाउंडेशन बैच, ठीक है, ये जैसे शिखर एक बैच है, ठीक है, यूपीएसआई का, पेट का, ये सारे बैचेज है ना। जैसे ये फाउंडेशन बैच है 12 महीने का, 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये बैच। हाँ, तो ये सारे पॉपुलर एग्जाम जो आपकी यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के हैं, इन पॉपुलर एग्जाम्स की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। अब देखिए फी स्ट्रक्चर में आपको और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही एजुकेटर से पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि आप अनअकैडमी प्लस का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, वहाँ रेफरल कोड लगाया विपुल 10, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे से आप पढ़ सकते हैं सर, आप सबसे पढ़ सकते हैं, जितने एजुकेटर हैं आप सबसे पढ़ सकते हैं, आप सबकी क्लास देख सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप एक बैच में या एक कोर्स में पढ़ सकते हैं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब होता है गेट पास लेना। जैसे आप किसी पार्क में जाते हो तो बाहर टिकट लगता है, टिकट लेने के बाद पार्क में आप एंटर कर जाते हो और पूरा पार्क में घूमते हो। वैसे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है कि अगर आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है, फुल एक्सेस, यानी किसी भी एजुकेटर की पुरानी क्लास नई क्लास देख सकते हो, किसी भी बैच को पूरा कर सकते हो, कोई भी कोर्स देख सकते हो किसी एजुकेटर का। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मेरे अलावा अन्य टीचर भी पॉलिटी पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पॉलिटी पढ़ सकते हो। अन्य टीचर, हिस्ट्री के भी 2-3 टीचर, ज्योग्राफी के भी 2-3 टीचर, सबसे पढ़ सकते हो, यानी कंप्लीट एक्सेस मिलता है। और ध्यान देना, मध्य प्रदेश, आरपीएससी, यूपीपीएससी और इस सब का एक कॉम्बो अभी आ गया है ना। यानी अगर आप जो है सबका एग्जाम देते हैं तो कॉम्बो कोर्स भी आ गया है, तो कॉम्बो कोर्स भी आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये फी स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। अगर आप प्लस के साथ यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी में अगर आप प्लस के साथ सब्सक्राइब करते हैं तो ये फी स्ट्रक्चर है 12 महीने और 24 महीने का। अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे VT लाइव, ठीक है, VT लाइव अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% की छूट मिलेगी। जैसे 24 महीने का 8,400 का है तो ये आपको मिलेगा 7,560 का। 7,560 रुपये में आपको कंप्लीट सर जीएस पढ़ सकते हैं आप, कंप्लीट जीएस प्लस कुछ ऑप्शनल भी, हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस का अवेलेबल है, पवेड का अवेलेबल है, तो ये सब ऑप्शनल भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करते हैं इलाहाबाद दिल्ली में तो इतने में तो सिर्फ पॉलिटी आपको पढ़ने का मौका मिलता है ना, मात्र एक। अगर मनी कोई इशू नहीं है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, मनी इशू अगर नहीं है तो 7,560 में कंप्लीट जीएस आप पीसीएस के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आज के इस सेशन को विराम देते हैं, लेकिन उसके पहले टेस्ट योर नॉलेज, यानी टेस्ट योर नॉलेज का मतलब है कि आपने पुरानी क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पर देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या था सर। तो पुरानी क्लास में जो सवाल मैंने पूछा था उसका आंसर ये है, पूछा था कि किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच में डेडलॉक को सुलझाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो याद रखिए मेरे भाइयों, ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए बुलाई जाती है ना। ज्वाइंट सिटिंग हमारे भारत देश में ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए बुलाई जाती है, ना तो मनी बिल के बुलाई जाती है। धन विधेयक के लिए भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी अंडर आर्टिकल 108, जब लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बन पाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा जब डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। तो ओनली ऑर्डिनरी बिल या ऑर्डिनरी बिल की तरह वर्क कर रहे बिल के लिए ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, बाकी लिए नहीं। तो इसमें ओनली 3 होगा। जिन लोगों ने ये जवाब कमेंट सेक्शन में दिया है उनको शुभकामनाएं, उन्होंने अच्छा जवाब दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इस समय भारत देश एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, तो आप लोग जितनी हेल्प कर पाएँ अपने समाज की, परिवार की, है ना, दोस्तों की, जिस तरह से जिस परिस्थिति में हेल्प कर सकते हैं हेल्प करिए। और सर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी।